बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 404 का हम लोग आज क्विज़ नंबर 3 करेंगे। क्विज़ नंबर 3 में मैं आप लोगों को बहुत सारे MCQs बता दूंगी क्योंकि आगे फाइनल टर्म भी है, तो फाइनल टर्म से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहे, इसीलिए मैं ज़्यादा सारे आप लोगों को MCQs बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही जो क्विज़ेस की वीडियोज़ होती हैं यही आप लोग देखें और इसी से ही आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। अच्छा, हम लोग आज चलते हैं अपने आज के इस वीडियो की तरफ। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट से या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड अगर आप लोगों को की लेक्चर्स वगैरह चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। हमारे चैनल के होम पेज पे जाएं, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएं, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप का, आप लोग व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कीजिए, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, फॉलो आप लोग करना मत भूलिएगा। हम लोग चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्विज़ वीडियोस अवेलेबल हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ अ चाइल्ड हैज अ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, यानी कि अगर बच्चे ने अपने बचपन के दौरान फिजिकली या इमोशनली वो किसी ट्रॉमा से गुजरा हो या उसने एडोलेसेंस की एज में भी उसने ट्रॉमा देखा हो, देन ही इज मोर वल्नरेबल टू डेवलप कंडक्ट डिसऑर्डर्स। वो बच्चा जो है ना, आपको पता है कि वो बदतमीज हो जाता है। एडोलेसेंस में भी अगर ऐसा कुछ हो तो उसका कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाता है। जो सोसाइटी के जो लॉज और नॉर्म्स होते हैं उनको ब्रेक करता है, दूसरों के जो राइट्स होते हैं उनको वायलेट करता है। तो ये सारा कुछ हमारा ये कंडक्ट डिसऑर्डर में होता है। अहमद इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन, यानी कि अहमद जो है ना उसके सिम्टम्स एंड डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के, बट द क्लिनिशियन इज अनएबल टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। लेकिन क्लिनिशियंस को सही तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन उन लोगों को नहीं पता चल रही क्योंकि उसको इमरजेंसी सिचुएशन में लेके आया गया है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई आए और उस वक्त आप लोगों को कंप्लीट पिक्चर ना पता चल रही हो तो उसको हम लोग फिर अनस्पेसिफाइड डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। इमरजेंसी सिचुएशन हो तो अनस्पेसिफाइड डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। फॉर 5 years चिल्ड्रन और ओल्डर, यानी कि 5 साल के उससे जो बड़े बच्चे होते हैं, ऑपोजिशनल डिफिएंट बिहेवियर शुड अकर फ्रॉम द लास्ट 5 months फॉर एट लीस्ट। ऑपोजिशनल डिफिएंट बिहेवियर कम से कम आखिरी 6 माह से तक होना चाहिए और एटलीस्ट एक हफ्ते में एक दफा होना चाहिए। फॉर एटलीस्ट वंस पर वीक, ये वंस पर वीक जो है ना, ये इसका राइट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन रिस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट। रिस्ट्रिक्टिंग टाइप जो होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, उसमें बिंग या ईटिंग पर्जिंग नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। तो बिंग और ईटिंग पर्जिंग ये जो है ना इसका यहाँ पे राइट आंसर है। Which of the following is not a way in which sub-personalities in dissociative identity disorder interact with each other? अच्छा, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स की जो पर्सनालिटीज होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती है या नहीं करती, तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर तो सारी की सारी पर्सनालिटीज को एक दूसरे का पता ही नहीं है तो फिर आप लोगों का जो आंसर है ना वो होगा म्यूचुअली एमनेसिक रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि ये 5 या 6 तरह के MCQs इस तरह के आप लोगों के आते हैं। अगर तो आप लोगों का कोई MCQs आता है कि जिसमें सारी की सारी सब पर्सनालिटीज आपस में ना ही इंटरेक्ट करती हैं ना ही एक दूसरे को जानती हैं, तो वो होता है म्यूचुअली एमनेसिक रिलेशनशिप। लेकिन वो वाली कैटेगरी जिसमें वो वाली सिचुएशन जिसमें सारी की सारी सब पर्सनालिटीज को एक दूसरे का पता भी होता है, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट भी करती हैं, तो ये होता है म्यूचुअली कॉग्नाइजेंट बिहेवियर। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सनालिटी को तो दूसरी पर्सनालिटी का पता है लेकिन दूसरी पर्सनालिटी को पहली पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता, तो उसको हम लोग वन वे एमनेसिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 तरह के आप लोगों के MCQs आते हैं। कभी होता है कि ये आप लोगों को जो ये वाली जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये आप लोगों को स्टेटमेंट में दे देते हैं और आप लोगों को नीचे जो है एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट होना चाहिए। अलीना हैज फोर पर्सनैलिटीज, वो कह रहे हैं अलीना की 4 पर्सनैलिटीज हैं एंड 4 ऑफ द पर्सनैलिटीज आर अवेयर अबाउट ईच अदर, और चारों की चारों पर्सनैलिटीज को एक दूसरे का पता है। तो जहाँ पे सारी पर्सनैलिटीज को एक दूसरे का पता होता है वो वाली म्यूचुअली कॉग्नाइजेंट पैटर्न्स उसको हम लोग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये म्यूचुअली कॉग्नाइजेंट पैटर्न्स। आगे हम चलते हैं। जेनेटिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है नार्कोलेप्सी में। ठीक है, नार्कोलेप्सी इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल्स इन क्लस्टर डैश अपीयर ऑड और एक्सेंट्रिक
क्लस्टर ए के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अजीब से जो है वो हरकतें करते हैं, तो ये जो क्लस्टर ए है ना इसका राइट ऑप्शन है। बाकी लेक्चर्स आप लोग सुने उसमें आप लोगों को सारा कुछ पता चल जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टाइप्स ऑफ द डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। अच्छा, जो डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल होती है ना डिसऑर्डर्स, उसमें पायरोमैनिया भी आ जाता है, क्लेप्टोमैनिया भी आ जाता है और अदर स्पेसिफाइड डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स भी आती हैं। हाँ, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसी कोई डिसऑर्डर नहीं है इम्पल्स कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर्स के अंदर। तो उन्होंने यही पूछा था, एक्सेप्ट का उन्होंने पूछा था, तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यहाँ पे इसका राइट आंसर है। Which principle of behavioral school of thought is responsible for the development of dissociative disorder? Behavioral school of thought वाले ये कहते हैं कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ ऑपरेंट कंडीशनिंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर जिसको होता है वो चोरियां भी करता है, थेफ्ट, सीरियस वायलेशन ऑफ रूल्स, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उसको भी वायलेट करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी को भी वो तबाह करता है, और नॉन एग्रेसिव बिहेवियर टू एनिमल्स। ये ऑप्शन नहीं होता क्योंकि एनिमल्स की तरफ उसका जो है ना बिहेवियर एग्रेसिव होता है। उन्होंने यही पूछा था कि कौन सा कंडक्ट डिसऑर्डर में नहीं आता, तो नॉन एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता, उसका एग्रेसिव होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इफ अ चाइल्ड ग्रोज डिसओबेइंग एग्रेसिव एंड विंडिक्टिव बिहेवियर देन ही वुड बी डायग्नोस्ड एज, यानी कि अगर कोई बच्चा है बार बार डिसओबेइंग कर रहा है, उसको गुस्सा भी आता है, उसका बिहेवियर भी विंडिक्टिव है, ये ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर में आता है। विंडिक्टिव वाली जो एक चीज है ना, ये बिल्कुल इसमें ओपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर आती है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फीचर डू नॉट चेंज इन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कौन सा फिजियोलॉजिकल फीचर है जो कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में चेंज नहीं होता? नर्वस सिस्टम चेंज होता है, एलर्जीज भी चेंज होती हैं, यानी कि एक पर्सनालिटी में बंदे को एलर्जी होती है किसी चीज से, दूसरी पर्सनालिटी में नहीं होती। ब्लड प्रेशर भी चेंज होता है। हाँ, पेनक्रियाटिक सिस्टम चेंज नहीं होता। पेनक्रियाटिक सिस्टम यहाँ पे इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इज इन्वॉल्व इन सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ये एक ऐसी बीमारी होती है ईटिंग से रिलेटेड जिसमें इंसान कुछ खाता पीता है ना, बहुत ज्यादा खा पी लेगा, फिर खुद जानबूझ के वॉमिटिंग करता है। तो ये होता है ना बिंग ईटिंग और परगिंग, हम लोग इसको बोलते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग इज द बिंग ईटिंग या परगिंग, इसमें राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट चेंज इन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में रेस भी चेंज हो जाती है, एक पर्सनालिटी में बंदे की रेस और होगी, दूसरे में और होगी। एज भी होती है कि एक में हो सकता है कि एक पर्सनालिटी में इंसान बच्चों की तरह बिहेव करे, दूसरे में वो कोई बड़े की तरह बिहेव करे। सेक्स का भी होता है, एक पर्सनालिटी में इंसान फीमेल की तरह बिहेव करे, दूसरे में मेल की तरह बिहेव करेगा। हाँ, फेस नहीं चेंज होता, तो उन्होंने यही पूछा था कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या चेंज नहीं होता, तो फेस जो है ना ये चेंज नहीं होता। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा में ईटिंग और बिंग पैटर्न्स भी आ जाते हैं, इसमें फास्टिंग भी आ जाती है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्टिंग भी आ जाती है। हाँ, प्रॉपर एक्सरसाइज में नहीं आ सकती। एक्सरसाइज बंदा करता है लेकिन वो एक्सेसिव करता है, मतलब प्रॉपर नहीं होती ना, इम्प्रॉपर होती, बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग ये वाला कह सकते हैं डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज। Which of the following personality disorder is a type of disruptive impulse control and conduct disorder? ये होती है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, बाकी ये जो है ना ये इसकी कोई एग्जांपल्स इसकी नहीं है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको हम लोग सिंपली जो है ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर की टाइप है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर एक्सेप्ट। इन्होंने कहा है हमें कि कंडक्ट डिसऑर्डर की काजेस में क्या चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के जो हैंड आउट भी है ना, और जो वैसे भी इसके जो काजेस होते हैं उसमें पेरेंटल क्रिमिनलिटी भी आती है, लो वर्बल आईक्यू भी आता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ केयर गिवर्स भी आता है, और फेमिलियल साइकोपैथोलॉजी भी आती है। ये सारे के सारे फैक्टर्स कंडक्ट डिसऑर्डर के काजेस में होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये लगता है कि यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, ये आप लोगों की यूनी वालों ने मिस्टेक की है, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। इनकी मिस्टेक यहाँ पे ऐसी हुई है, हो सकता है वो हमसे ये पूछना चाह रहे हो कि फैमिलियल काजेस में व्हाट आर द ऑल ऑफ द फॉलोइंग द फैमिलियल काजेस ऑफ द कंडक्ट डिसऑर्डर एक्सेप्ट। ठीक है, अगर तो वो हमसे फैमिलियल काजेस के बारे में पूछते हैं तो फिर होते हैं पेरेंटल क्रिमिनलिटी, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ केयर गिवर और फैमिलियल साइकोपैथोलॉजी।
अगर वो हमसे फेमिलियल कॉजेज के बारे में पूछते हैं तो फिर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में लो वर्बल आईक्यू आएगा, ठीक है, लो वर्बल आईक्यू, ये फेमिलियल में नहीं होता। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी अब मिस्टेक है, अब हम क्या कह सकते हैं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी थी यहाँ पे। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज द काज ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की वजह नहीं है, दैट सॉरी काज है, वजह है रिप्रेशन। जब इंसान बहुत ज्यादा रिप्रेस करता है अपने थॉट्स को तो उसको आदत हो जाती है और इससे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। The following is not an environment causal factor of dissociative disorders. Dissociative disorders में माहौल का भी बड़ा अमल दखल होता है, उसमें एक फिजिकल अब्यूज हो जाता है, यानी कि अगर किसी को मारा पीटा जाए, एडवर्स चाइल्डहुड, किसी का बचपन बहुत ज्यादा बुरा गुजरा है, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। हाँ, सीजनल चेंजेस का इस पे कोई असर नहीं होता, मौसम चेंज हो तो उसका कोई असर नहीं होता डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पे। तो सीजनल चेंजेस इसका राइट आंसर है। उन्होंने ये पूछा था कि कौन सा एनवायरमेंटल कॉसल फैक्टर नहीं है। चाइल्ड विद ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर हैज द एबनॉर्मेलिटी इन, जिन बच्चों को ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर होती है उनके एमेगडाला के अंदर और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है। तो यहाँ पे एमेगडाला का ऑप्शन दिया हो तो एमेगडाला इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल्स इन द क्लस्टर डैश अपीयर ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक। क्लस्टर बी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक होते हैं, और जो क्लस्टर ए के होते हैं वो ऑड और एक्सेंट्रिक होते हैं। स्लीप वॉकिंग इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। स्लीप वॉकिंग जो है ना, ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है पैरासोमनिया का, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, पैरासोमनिया का ये एक डायग्नोस्टिक फीचर होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्लीप वेक डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में हाइपरसोमनिया भी आ जाता है, इंसान को बहुत ज्यादा नींद आती है, इंसोमनिया भी आ जाता है कि नींद आती नहीं है, एंड नार्कोलेप्सी भी आ जाता है, लेकिन डेल्यूजनल स्लीप इसकी कोई टाइप नहीं है। स्लीप डिसऑर्डर्स की टाइप्स में डेल्यूजनल स्लीप जो है ना वो इसकी टाइप नहीं है। If an individual has 2 or more episodes of insomnia within space of 1 year, then it would be specified as, यानी कि अगर इंसान के अंदर एक साल के अंदर 2 या 2 से ज्यादा बार इंसोमनिया की एपिसोड्स आ रही हैं तो उसको आप लोग स्पेसिफाई करेंगे रिकरेंट, ठीक है, रिकरेंट आप लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे। If an individual has at least 3 months or longer episodes of insomnia, यानी कि अगर इंसान के अंदर इंसोमनिया की एपिसोड 3 मंथ या 3 मंथ से ज्यादा चल रही है तो फिर हम लोग उसको परसिस्टेंट स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। परसिस्टेंट जो है ना ये इसका राइट आंसर है। In which of the following disorder person feels separation from one's body and is observing oneself from outside? वो कौन सा डिसऑर्डर जिसमें इंसान यूं फील करता है कि उसकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल खुद से सेपरेट हो चुकी है और वो खुद को किसी आउटसाइडर की तरह ऑब्जर्व करता है, तो ये होती है डीपर्सनलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर हम लोग इसको बोलते हैं। इफ अ चाइल्ड हैज अ सिबलिंग विद ADHD, यानी कि कोई अगर बच्चा है उसके बहन भाइयों में से किसी बच्चे को ADHD है तो फिर उसके अंदर ज्यादा चांसेस हैं कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप होने के, ठीक है। तो ही वुड बी वल्नरेबल टू डेवलप कंडक्ट डिसऑर्डर, ये इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। इफ अ चाइल्ड शोज डिसअबेइंग, एग्रेसिव एंड विंडिक्टिव बिहेवियर, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बता दिया कि विंडिक्टिव बिहेवियर, एग्रेसिव और डिसओबेइंग जो है ना ये ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर में आ जाता है। फरहाना अ 21 years old गर्ल, फरहाना एक 21 साल की लड़की है, माहिरा खान एज अ रोल मॉडल वो उसको लेती है और अपना वेट कम करने की कोशिश कर रही है ताकि वो पतली हो। तो शी में सफर फ्रॉम, अवॉइडेंट भी हो सकता है रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक, बट इसमें जो ज्यादा जो करेक्ट आंसर है ना वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में ये होता है कि इंसान बहुत ज्यादा परेशानी लेता है अपनी डाइट के मामले में, तो ये मॉडल्स को देख के ये जो लड़कियां जो होती हैं ना ये टेंशन लेना स्टार्ट कर देती हैं कि हमने भी अपनी बॉडी इस तरह की बनानी है, तो इसीलिए हम लोग फिर कह सकते हैं कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में आता है, ठीक है। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका जो है ना ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद वायलेशन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर ये इसका राइट आंसर है, जिसमें आप लोग दूसरों के जो हकूक होते हैं उसको आप लोग वायलेट करते हैं, दिस इज अ कंडक्ट डिसऑर्डर। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर की वजह से इंसान के अंदर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पैदा होती है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हियर इज द राइट आंसर। एमनेशिया इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ, एमनेशिया पैरासोमनिया के अंदर पाया जाता है एमनेशिया, ठीक है, उसी का डायग्नोस्टिक फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर इज परवेसिव, इनफ्लेक्सिबल एंड स्टेबल ओवर टाइम। कौन सी डिसऑर्डर की फॉर्म है जो कि ज्यादा लंबे अरसे तक चलती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, स्टेबल रहती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है जो कि बहुत लंबे अरसे तक चलती है, ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। कौन सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो टाइप है वो डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल, ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है जो कि डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर की टाइप्स में आ जाती है। बाकी ये जो 3 एग्जांपल्स है ना ये इसमें है ही नहीं, ठीक है, ये इनकी टाइप नहीं होती कंडक्ट डिसऑर्डर की। What was the name of dissociative identity disorder in DSM-4-TR? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को DSM-4-TR में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल हैज एटलीस्ट 3 months और लॉन्गर एपिसोड्स, अगर किसी इंसान की इंसोम्निया की एपिसोड 3 month या 3 month से ज़्यादा चल रही हैं तो हम लोग उसको फिर परसिस्टेंट स्पेसिफाई करेंगे। हाई लेवल ऑफ इमोशनल रिएक्टिविटी इज़ वन ऑफ द काजेज ऑफ, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करता है, वो अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर में करता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत रिपीट भी होता है। हाई लेवल ऑफ इमोशनल रिएक्टिविटी इज द वन ऑफ द काजेज ऑफ द अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर। Which of the following eating and feeding disorder is involved in apparent lack of interest in food? इंसान को फूड में कोई इंटरेस्ट रहता ही नहीं है, ये अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक में होता है। ऑक्यूपेशन सच एज मॉडलिंग, मॉडलिंग की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉडलिंग के थ्रू इंकरेज करवाया जाता है थिननेस को, इसकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप होती है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा हियर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ सीवियरिटी इंक्लूड्स 1 2 3 बिंग ईटिंग एपिसोड्स पर वीक। अगर कोई इंसान एक हफ्ते के अंदर 1 से 3 बार बिंग ईटिंग एपिसोड्स वो करता है, यानी कि जानबूझ के वॉमिटिंग वो करता है, तो इसको हम लोग माइल्ड की कैटेगरी के साथ हम लोग इसको सीवियरिटी हम लोग इसकी बताएंगे, ठीक है। ये माइल्ड होता है 1 2 3 एपिसोड। हमीद हैज 2 पर्सनैलिटीज, यानी कि हमीद की 2 पर्सनैलिटीज है, पर्सनैलिटी ए और पर्सनैलिटी बी। पर्सनैलिटी बी इज अवेयर अबाउट पर्सनैलिटी ए, यानी कि पर्सनैलिटी बी को तो पर्सनैलिटी की ए का पता है, लेकिन पर्सनैलिटी ए इज अनअवेयर। तो ये वन साइड एमनेसिक, वन वे एमनेसिक रिलेशनशिप है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, वन वे एमनेसिक रिलेशनशिप हियर इज द राइट आंसर। इफ एन इंडिविजुअल इज टेकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्लीप फॉर एटलीस्ट 3 times पर वीक, यानी कि अगर कोई इंसान एक हफ्ते के अंदर कम से कम 3 बार भी वो जितनी एक स्लीप उसको लेनी चाहिए उतनी वो ले रहा है, ठीक है, विदाउट हैविंग द फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस अपॉन अवेकनिंग, लेकिन जागने पर उसको फ्रेशनेस फील नहीं होती, तो ये होता है हाइपर सोमनोलेंस, ठीक है। हाइपर सोमनोलेंस या फिर हम लोग इसको हाइपरसोमनिया भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि इंसान को बहुत ज्यादा नींद आती है और वो फ्रेश नहीं फील करता। आगे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा इज इन्वॉल्व इन सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग? सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग बिंग ईटिंग या पर्गिंग डिसऑर्डर में होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इन DSM-5? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स को DSM-5 में बिल्कुल ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ रखा गया है, ठीक है। तो ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अलीना इज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन बट डज नॉट मीट द फुल क्राइटेरिया ऑफ डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। जब क्राइटेरिया नहीं फिल हो रहा होता तो हम लोग उसको अदर स्पेसिफाइड डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर कहेंगे। आगे हम चलते हैं। अली हैज 3 पर्सनैलिटीज, अली के अंदर 3 पर्सनैलिटीज हैं, बट नन ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज अवेयर ऑफ द अदर पर्सनैलिटी, लेकिन किसी भी पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी का पता ही नहीं है, तो ये म्यूचुअली एमनेसिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। कोई भी पर्सनैलिटी दूसरी को नहीं पहचानती, म्यूचुअली एमनेसिक रिलेशनशिप। If an individual has an enduring pattern of experience and behavior which deviates from the expectations of culture would fall into, यानी कि इंसान के अंदर इस तरह के पैटर्न, इस तरह का उसका बिहेवियर है कि वो कल्चर से डिविएट कर रहा है, यानी कि सोसाइटी के खिलाफ चल रहा है, तो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर हम लोग इसको डालेंगे। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा रूल्स को वायलेट करता है। वायलेशन ऑफ द बेसिक राइट्स, यानी कि किसी की जो बेसिक राइट्स होते हैं उनको ही वायलेट करना, ये कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर आता है, तो कंडक्ट डिसऑर्डर इसका राइट आंसर है। फॉर चिल्ड्रन एजेस 6 to 18 years, वो बच्चे जो कि 6 से 18 साल की उम्र होती है उनकी, अग्रेसिव बिहेवियर दैट अकर्स एज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, अगर किसी एडजस्टमेंट डिसऑर्डर की वजह से उनके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर है तो फिर आप लोग उसको क्या डायग्नोस नहीं करेंगे? इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, उसको आप लोग डायग्नोस नहीं करेंगे। ये अच्छे तरीके से याद कर लें, रिपीट भी होता है, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। उसके बाद जो द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनल फीचर विच मे कॉज डिसोसिएटेड, वो कौन सा है पर्सनल फीचर जिसकी वजह से डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है? तो ये हार्म अवॉइडेंट टेम्परामेंट होता है अगर किसी बंदे का, यानी कि एक तो होता है ना कि किसी इंसान के अंदर पर्सनैलिटी होती है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन किसी बंदे की पर्सनैलिटी होती है कि वो हार्म्स को, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, तो ये इसकी वजह से भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होती हैं। तो ये हार्म अवॉइडेंट टेम्परामेंट इज द राइट आंसर।
तो ये थे आप लोगों के सारे एमसीक्यूज। एक और आप लोगों का एमसीक्यूज आता है, वो इधर मुझसे जो है ना वो मिस हो गया, यहाँ पे रखना कि पीका जो एक डिसऑर्डर होती है ना, ये किस किस्म के डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती है, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर्स में आती है। ठीक है, पीका इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, PICA पीका इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, ये थे आप लोगों के एमसीक्यूज। व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा चैनल में, इसका जो है ना व्हाट्सएप का लिंक जो है ना ये इसमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहां से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस सब्जेक्ट के दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के लेक्चर्स लेने के लिए हमारे चैनल के होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएं, अपनी मर्जी के वहाँ से लेक्चर्स लें। फाइनल टाइम से रिलेटेड आप लोगों की सारी प्रिपरेशन वगैरह हो जाएगी वहाँ से। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।